नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल बैच में आज फिर से स्वागत है। ट्रांसफार्मर टॉपिक मेरा चल रहा था, इसमें कुछ बच गया है, उसके बारे में आगे हम बताने जा रहे हैं। तो ट्रांसफार्मर में नोट बाय नोट लिखा है तो जिस तरह से एग्जाम में पूछता है उसी तरह से हम लोग नोट बाय नोट लिखाते चल रहे थे। तो 4-5 में लिखाए थे। आगे फिर देखिए ट्रांसफार्मर पिछला जो लिखा है उसे थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। पहले बताया था ट्रांसफार्मर एक स्थिर मशीन है। स्थिर मशीन है तो उसका जो घर्षण होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। तो घर्षण शून्य हो गया। उसके बाद लास्ट जो बताया था वो था कि ट्रांसफार्मर के दोनों वाइंडिंग आपस में विद्युतीय रूप से जुड़े नहीं हैं। कारण कि सेकेंडरी वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग दोनों या तो सीरीज में नहीं होता या तो फिर पैरेलल में जुड़ा नहीं होता। उसको जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चुंबकीय विधि से जुड़ा हुआ होता है। चुंबक के द्वारा यानी नॉर्थ ध्रुव से जब कोर चुंबक बना तो नॉर्थ ध्रुव से चुंबकीय फ्लक्स निकला और वो चुंबकीय फ्लक्स क्या किया, सेकेंडरी को काटा। तो सेकेंडरी में अपने आप चुंबक उत्पन्न हुआ था। यानी कि चुंबकीय से एक दोनों बाइंडिंग ट्रांसफार्मर का जो दोनों बाइंडिंग होते हैं वो एक दूसरे से चुंबकीय द्वारा जुड़े होते हैं, ना कि विद्युत द्वारा जुड़े होते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है इसमें ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग जो होता है उसका रिलक्टेंस यानी प्रतिष्ठम क्या होता है, रिलक्टेंस जिसका हिंदी होता है प्रतिष्ठम, हिंदी होता है प्रतिष्ठम। तो दोनों वाइंडिंग का प्रतिष्ठम जो होता है वो क्या होता है, कम। तो अगला पॉइंट है ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग का प्रतिष्ठम हिंदी होता है इंग्लिश होता है रिलक्टेंस, कम। तो हो गया ट्रांसफार्मर के दोनों वाइंडिंग का जो होगा प्रतिष्ठम मतलब रिलक्टेंस वो होगा कम होगा। उसके बाद है दोनों वाइंडिंग के बीच प्रतिरोध जो होता है वो अनंत होता है। ट्रांसफार्मर के दोनों वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत। ट्रांसफार्मर के दोनों वाइंडिंग का जो होता है वो प्रतिरोध वो क्या होगा, अनंत होगा। ट्रांसफार्मर के दोनों वाइंडिंग का जो होता है प्रतिष्ठम यानी रिलक्टेंस इंग्लिश में कह सकते हैं वो होता है वो भी कम होता है और ये क्या होता है, अनंत होता है। तो ये जो पॉइंट बाय पॉइंट है इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग का रिलक्टेंस क्या होता है, कम होता है, अधिक होता है, नियत होता है। इस तरह से तो करना है, कम होता है। और आगे पूछेगा कि ट्रांसफार्मर के दोनों वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होगा। तो ट्रांसफार्मर के दोनों वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होगा, अनंत होगा। तो ट्रांसफार्मर की जो होती है तीसरा है ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग तांबे के बने होते हैं। ट्रांसफार्मर के दोनों वाइंडिंग तांबे की बनी होती है। तो ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग तांबे की बनी होती है जिसके कारण क्या होता है, इसका प्रतिरोध कम होता है और अस्थिर हानि भी कम होती है। तो ट्रांसफार्मर के दोनों वाइंडिंग तांबे की बनी होती है जिसका
प्रतिरोध कम, जिसके कारण क्या होगा, अस्थिर हानि कम। इसी सब पॉइंट बाय पॉइंट पर ध्यान देना है। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग तांबे की बनी होती है, जिसके कारण इसका प्रतिरोध कम होता है और अस्थिर हानि भी कम। ये हो गया। उसके बाद है क्या, आगे चलना है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार का बताए थे, एक स्टेप अप, एक था स्टेप डाउन। तो पहले हम जानेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग की टर्न की संख्या ज्यादा, सेकेंडरी वाइंडिंग की टर्न की संख्या कम होगा। ये बीच में क्या होगा, 4। ये हो गया N1 प्राइमरी वाइंडिंग, ये हो गया N2। तो हम इसको कह सकते हैं कि N1 बड़ा है N2 से, कारण की टर्न की संख्या ज्यादा है, जिसको कह सकते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग बड़ा है सेकेंडरी वाइंडिंग से। तो बड़ा होने के कारण क्या होगा, तो पहले वोल्टेज क्या था, V, पहले वोल्टेज था ज्यादा, फिर वोल्टेज क्या हो गया, तो करंट क्या हो जाएगा, कम। नियम है कि वोल्टेज ज्यादा तो करंट हो जाएगा कम। उसी प्रकार से ये हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का ये सिंगल हो गया। सिंगल बनाना क्या है कि प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या ज्यादा देंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या कम। तो ये हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर में नहीं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में नहीं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या कम, सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या होगी ज्यादा। ये बीच में हो गया 4, ये हो गया N1, ये हो गया N2। ये हो गया सिंगल स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अप है तो अप कर रहा है, कम करंट को ज्यादा कर रहा है, तो इधर ज्यादा टर्न रहेगा तो ज्यादा होगा। अब इसमें क्या कह सकते हैं कि N2 बड़ा है N1 से। अब इसमें क्या है, वोल्टेज ज्यादा तो करंट हो जाएगा। ये होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर कि प्राइमरी वाइंडिंग छोटा है सेकेंडरी वाइंडिंग से, यानी सेकेंडरी वाइंडिंग कह सकते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग बड़ा है प्राइमरी वाइंडिंग से। तो प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या कम तो प्राइमरी वाइंडिंग छोटा, सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या ज्यादा तो सेकेंडरी वाइंडिंग बड़ा। जब इसमें वोल्टेज ज्यादा रहेगा तो करंट कम रहता है। इसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज दे तो एक स्थान से दूसरे स्थान में भेज रहे हैं तो उसमें करंट कम जाता है, अगर करंट ज्यादा रहता तो वोल्टेज कम जाता है। ये हो गया स्टेप अप। दूसरा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ये हो गया 4, ये हो गया N1, ये हो गया N2। इसमें क्या है कि स्टेप डाउन यानी डाउन कर रहा है तो डाउन में कम होगा, शुरू में ज्यादा। तो इसको हम कह सकते हैं कि N1 बड़ा है N2 से, यानी प्राइमरी वाइंडिंग ज्यादा है सेकेंडरी वाइंडिंग से। तो इसमें अगर होगा वोल्टेज कम तो इसमें करंट जाएगा ज्यादा, नहीं होता। इसमें वोल्टेज कम तो करंट जाएगा ज्यादा, तो हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जहाँ पर करंट ज्यादा की आवश्यकता हो वहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाएगा, वोल्टेज उसमें कम रहेगा तो करंट ज्यादा रहेगा। उसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा कि प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न की संख्या ज्यादा, सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या कम, इसलिए सेकेंडरी वाइंडिंग छोटा, प्राइमरी वाइंडिंग
बड़ा। अब है अब नोट में लिखेंगे ट्रांसफार्मर केवल एसी सप्लाई पर चलाया जाता है। ट्रांसफार्मर केवल एसी सप्लाई पर चलाया जाता है, सिर्फ एसी। डीसी सप्लाई देंगे तो उसका प्राइमरी वाइंडिंग क्या होगा, जल जाएगा। इसलिए ट्रांसफार्मर को हमेशा एसी सप्लाई देकर चालू किया जाता है। अब आता है इसमें ट्रांसफार्मर रेशियो। अगला पॉइंट है ट्रांसफार्मर रेशियो। ट्रांसफार्मर रेशियो में क्या होता है, ये बराबर होता है N2 बटे N1 बराबर ट्रांसफार्मर रेशियो हो गया N2 बटे N1 बराबर ट्रांसफार्मर रेशियो में आ गया N2 बटे N1 बराबर E2 बटे E1 बराबर, अब यहाँ उलट जाएगा, I1 बटे होता है। यही होता है हमारा ट्रांसफार्मर रेशियो। के बराबर N2 बटे N1 बराबर E2 बटे E1 बराबर I1 बटे I2। ये चेंज होता है I1 बटे I2। अब है कि ट्रांसफार्मर में हानि है, लव हानि और ताम्र हानि, दोनों प्रकार की हानि होती है ट्रांसफार्मर में। तो ट्रांसफार्मर में जो हानि है हमारा लव हानि और ताम्र, इससे भी क्वेश्चन पूछता है लव हानि कैसे होता है और ताम्र हानि कैसे होता है। ट्रांसफार्मर में लव हानि है, सबसे पहले पढ़ना है ट्रांसफार्मर लव हानि के बारे में। लव हानि मतलब लोहे की हानि। लोहे की हानि इसमें कहाँ कहाँ होगा, इसमें भी पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ना है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं आयरन लॉस। आयरन लॉस को ही कहते हैं हम लोग लोहा। तो आयरन लॉस जो होता है हमारा, आयरन लॉस जो होता है ट्रांसफार्मर में, एक होता है कॉपर लॉस, दोनों लॉस होता है। तो आयरन लॉस को हम लोग कहते हैं चुंबकीय हानि या कोर हानि। चुंबकीय हानि या कोर हानि। तो अब क्वेश्चन आ जाएगा कि आयरन लॉस को हम लोग क्या करेंगे। तो आयरन लॉस को कहेंगे चुंबकीय हानि या तो फिर कोर हानि। चुंबकीय हानि और कोर हानि उसी को कहते हैं हम लोग आयरन लॉस। और ये जो होता है आयरन लॉस, ये होता है अस्थिर हानि, इसको अस्थिर हानि भी कहते हैं। तो देखिए आयरन हानि में कौन कौन पॉइंट निकल रहा है। आयरन हानि जिसको लव हानि कहते हैं, इसमें पहला पॉइंट निकल रहा था, इसको कहते हैं चुंबकीय हानि या कोर हानि। यानी इसमें जो हानि होता है वो कोर में होता है, चुंबक बनने के कारण होता है, इसमें चुंबकीय हानि और कोर हानि कह सकते हैं। दूसरा है कि जो आयरन हानि होता है ये अस्थिर होता है, इसको हम लोग अस्थिर हानि कहते हैं। तीसरा इसका पॉइंट है जब इसमें लोड पड़ता है तो इसको कह सकते हैं कि यह लोड पर नियत रहती है,
ये जो हानि होता है यह लोड पर नियत रहती है। पहला हो गया चुंबकीय हानि या कोर हानि, इसको कहते हैं लव हानि को। दूसरा हो गया कि यह हानि स्थिर होता है। तीसरा हो गया कि यह लोड पर नियत रहती, नियत नहीं रहती। यह हानि जो होता है लोड पर नियत नहीं रहती। इसका अंतिम पॉइंट है, चौथा और अंतिम पॉइंट है कि यह वोल्टेज या आवृत्ति रीडिंग होती है। यह वोल्टेज या आवृत्ति रेटेड होती है। ये हो गया हमारा लव हानि या आयरन हानि का ये 4 पॉइंट। चारों पॉइंट को बढ़िया समझ लीजिए कि चुंबकीय हानि भी इसको कहते हैं, आयरन हानि को या कोर हानि भी इसको कहते हैं। ये हानि जो होता है ये हमेशा अस्थिर रहता है। आयरन लोड जब देते हैं तो आयरन हानि पर कोई प्रभाव नियत नहीं रहता है और यह वोल्टेज या आवृत्ति रहती है। बस ट्रांसफार्मर में आगे नहीं, विशेष फिर कल आगे